क्या जो ऑनलाइन में हुआ है एक तरह से, क्योंकि सारा तो। गुड मॉर्निंग। तो एक बार डिवाइस कर दे रहे हैं, डिवाइस पूरा नहीं करेंगे। अभी तक जो हम लोग किए हैं 3 यूनिट कर चुके हैं। इस 3 यूनिट के अंतर्गत कल हमारा तीसरा यूनिट हुआ था, परसों भी वही हुआ था। तो इसके पहले जो हम लोग का हुआ अभी तक, हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जाने थे। पहले ज्यामिति के बारे में जाना था कि ज्यामिति क्या होता है। उसके जवाब में बोले थे कि ज्यामिति एक तरह से गणित की ऐसी शाखा को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई भी काम समझो रचना के द्वारा किया जाए, या कुछ ऐसा थ्योरम है, प्रमेय है, जिसके द्वारा किसी को प्रूफ करते हैं। 10th में भी देखा होगा, 9th में भी देखा होगा, जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सब हम अल्जेब्रिकली प्रूफ करते हैं, और अलजेब्रा के अतिरिक्त हम ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। थीटा और आर के बीच का संबंध, ये सब भी ज्योमेट्री के अंदर आता है, अलजेब्रा के अंदर भी आता है ना। तो हम जो इस चैप्टर में डीएलएड के लिए यूनिट 3 में बात किए थे, वो यहाँ पे ये था कि आकृति कितने तरह की है, जिसका जवाब था 2 तरह की आकृति है। कितने तरह की? 2 तरह की, है ना। एक कौन तरह की थी बोलोगी? कोई आदमी जवाब देना चाहे तो जवाब दे सकता है। 2 तरह की आकृति बोले थे? नहीं नहीं, खुली और बंद नहीं। एक बोले थे, 2 प्रकार बोल रहे हैं। एक प्रकार था नियमित, और एक दूसरा था अनियमित। 2 प्रकार से हम बात किए थे। अब उसके बाद हम बांटे दोनों प्रकार में, खुली और बंद 2 तरह की आकृतियां आएंगी, जिसका उदाहरण कई सारा दिए थे। उसके अलावा फिर दिए थे कि जितने भी चित्र हैं, जितना भी आकृति है, जितना भी फिगर है, वो चाहे खुली हो या बंद हो, जैसी भी आकृति हो, है ना, उस सब को हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के तहत बांटते हैं। मतलब बहुत सारी आकृति ऐसी है जो त्रिविमीय है, त्रिविमीय, और बहुत सारी आकृतियां द्विविमीय है। मतलब विमा, विमा लंबाई चौड़ाई मोटाई को कहा जाता है। लंबाई भी विमा कहलाएगी, चौड़ाई भी विमा कहलाएगी, मोटाई भी। तो जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई है सिर्फ 2 विमा है, तो वो द्विविमीय हो गया। बहुत सारा उदाहरण था, त्रिभुज था, चतुर्भुज था, आयत था, समचतुर्भुज था, और पता नहीं क्या क्या, कई सारे। त्रिविमीय की बात किया तो इन्हीं आकृतियों से बनने वाली अलग प्रकार की आकृति, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, जिसमें घन था, घनाभ था, गोला था, शंकु था, है ना। ऐसे कई और उदाहरण दिया था। तो इस तरीके से हम अब तक में समझ चुके हैं कि जितनी भी आकृति है वो द्विविमीय होती है, मतलब 2 डायमेंशनल, या 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय। जितनी भी आकृति होती है वो खुली या बंद होती है। जितनी भी आकृति होती है वो नियमित या अनियमित होती है। जितनी भी आकृतियां बनती हैं उनके बनने के लिए जो अवयव है कौन कौन है, या बिंदु होगा, या रेखाखंड होगा, और या इसमें हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण सबका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर जो हमारी आकृति बनी हुई है, कोई भी आकृति, वो रेखाखंड से बनती है। और इसके बारे में ये बात किए थे कि रेखाखंड 2 तरह का होता है। एक होता है सरल रेखाखंड और एक होता है वक्र रेखाखंड। ये सब हम उदाहरण देके पूछे भी, समझाए भी। कल हम बताए थे सममित आकृतियों के बारे में, मतलब ऐसी आकृतियां जो देखने में एक जैसी लगती हो। कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए जो गणित का नहीं था, जैसे मोटरसाइकिल और साइकिल गणित का हिस्सा नहीं था। कार या स्कॉर्पियो या जीप, ये मैथ का हिस्सा नहीं था, लेकिन समझाने के लिए, एक जैसी आकृति को समझाने के लिए उदाहरण दिए थे। जाना पहचाना टॉपिक है। इसका नाम क्या है मालूम है ना? चलो, जियांशु भी जुड़ी गई।
हम इसलिए थोड़ा देर कर रहे थे कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। तो हमको लगता है लगभग लोग जुड़ चुके हैं और कुछ लोग जुड़ेंगे और भी, है ना? तो जो जुड़ेंगे देख लेंगे। हमने इसमें बात किया भिन्नात्मक संख्याओं की समझ। भिन्न भिन्न मालूम है ना क्या होता है? भिन्न किसको कहते हैं रूबी? सोनी, हेमा, जियांशु, नेहा, पूजा, कोई भी बोलो। गुड्डी, क्या होता है भिन्न? अंश बट्टा हर। अच्छा, देखो दुनिया का जितना भी नंबर है, गिनती वाला नंबर, है ना? साधारण शब्दों में समझ लो, जितने भी अंक हैं, जितने भी नंबर हैं, एक अंक में भी बात कर लो या नंबर संख्या में बात कर लो, अंक वो होता है जो एक डिजिट का होता है, मतलब जीरो को छोड़ करके उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो है अंक है तुम्हारा, ये संख्या नहीं है, एक अंक वाला है। और इनके बाद जो दो अंक वाला जो भी है वो संख्या है तुम्हारा, जैसे 10 और उसके ऊपर जितना लेना ले लो, 10 12 25 108 220 420, है कि नहीं? सब, तो सब तुम्हारा क्या है, लाखों में होगा, सब तुम्हारा संख्या है। तो चाहे संख्या हो चाहे अंक हो, इसको हम दो तरह से लिखते हैं। एक पूरा पूरा अंक होता है, समूचा अंक होता है, मतलब एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, जिसको पूर्णांक बोलते हैं, समूचा अंक बोलते हैं। इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं आएगा। और एक होता है जहां पॉइंट आएगा, दूसरे तरह का अंक, मतलब जो समूचा नहीं हो। ठीक है, बड़ा छोटा वो अलग बात है ना? दो अंक दे करके, दो नंबर दे करके, दो संख्या दे करके पूछ सकते हैं बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो वो एक अलग सवाल है। लेकिन किसी भी संख्या के लिए मेरा सवाल सीधा होगा कि वो भिन्न है, एक कैटेगरी, और नहीं है भिन्न, तो वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्ण अंक जो होता है वो भिन्न नहीं होगा। भिन्न तभी होगा जब एक से छोटा हो, मतलब किसी भी एक कंप्लीट संख्या से छोटा हो। जैसे अगर एक से छोटा है तो पॉइंट, 0 पॉइंट कुछ भी होगा। दो से छोटा है तो 1 पॉइंट कुछ भी होगा। टू से छोटा है तो 1 पॉइंट कुछ भी होगा। थ्री से छोटा है तो 2 पॉइंट कुछ भी होगा। अब जैसे मान के चलो 5/2, आवाज जा रही है ना? अब अगर हम उदाहरण दे रहे हैं 5/2, 5/2, इसका मतलब 5 को दो जगह बांटना है। तो जब दो जगह बांटेंगे तो सबको जानता है ढाई ढाई आएगा। तो ढाई में समूचा क्या ठो हुआ? दो ठो समूचा हुआ। ठीक है, और एक ठो जो है उसको आधा आधा किए, नहीं किए, 2.5 हो गया। तो ये तुम्हारा भिन्न हो गया। इस 2.5 लिखो इसको, या इसी 2.5 को 5/2 लिख दो। इसी 2.5 को 5/2 लिख दो। इसी तरीके से 3.5 है, 3.5 है तो कितना होगा? 7/2 नहीं होगा? 7 का आधा। अगर 9 का आधा है तो 4.5 आएगा। तो मतलब जब समूचा अंक नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद भी आ रहा है, तो वो पूर्णांक नहीं है। तो कुल मिला के सभी संख्याओं को दो हिस्से में बांट दो। एक वो होगा जो समूचा अंक है और दूसरा वो होगा जो समूचा अंक नहीं है। तो जो भी समूचा अंक या समूची संख्या नहीं है वो तुम्हारा भिन्न है। बात बात खत्म, इतना समझ लो। उसको लिखने के लिए तरीका होता है, जैसे कोई लिखे पॉइंट के साथ, तो लिखे 2.5 लिख दिया। लेकिन 2.5 असल तरीका नहीं होगा, हम तो समझा दिया, वो भी ठीक है। लेकिन असल में लिखने का तरीका होगा 5/2। तो जब ही 5/2 लिखेंगे तो इसका मतलब 5 हो गया अंश और नीचे वाला 2 हो गया हर। तो हर एक संख्या को जो भिन्न है उसको अंश और हर के अनुपात में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है? उसको अंश बट्टा हर के तौर पर हम लिखेंगे, अंश बट्टा हर वो कहलाएगा। तो उसको हम भिन्न बोलते हैं। अब आ जाते हैं, आगे बोल रहा है भिन्न और दशमलव संख्या दोनों एक ही चीज है। दशमलव कहाँ लगाए? दो के बाद दशमलव लगाए, 5 लिख दिया। 2.5 लिखा मतलब 5/2 लिखा। तो अगर 5/2 है तो उसी को ना लिखे हैं 2.5, या अगर 2.5 है तो उसी को ना 5/2 लिखे हैं। तो दोनों में एक दूसरे में क्या है? समानता है, समरूपता नहीं बोलेंगे। रूप एक सा नहीं लग रहा देखने में। रूप में तो लग रहा समूचा अंक है, रूप में लग रहा है दशमलव के बाद भी है।
एक कंप्लीट नंबर लग रहा है और एक तो टूटा हुआ नंबर लग रहा है देखने में, तो रूप एक सा नहीं है, लेकिन क्या है, समान है, एकदम बराबर है। 5 दशमलव सॉरी 5/2 का मतलब है 2.5, है कि नहीं? तो ये दोनों बराबर है, समानता का दोनों में संबंध हो गया। तो आगे हम अलग अलग पॉइंट के डिस्कस करेंगे, भिन्नात्मक संख्याओं की समझ और दैनिक जीवन में इसका उपयोग। अभी तुमको 8वां क्लास का, 9वां क्लास का, 10वां क्लास का कोई मैथ बनाना हो, विविध चैप्टर हो, तो तुमको पाई का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, परिधि निकालना हो तो 2 पाई आर, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ आ जा रहा पाई, तो पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू है 22/7, 22/7 है ना? 22/7, 3.14, 3.14 गलत होगा बोलना, 3.1। हाँ, 1/4 बिल्कुल सही। कभी भी पॉइंट के बाद बोला करना तो अलग अलग डिजिट तोड़ के बोलेंगे, है ना? चलो, अब हम आ जाते हैं। चलो, अगर हम पाई की बात किया तो पाई तुम्हारा आ गया, तुम्हारा क्या, 22/7 या 3.14। तो ये भी तो भिन्न हो गया। तो अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या कोई भी गणित में वृत्त वाला सवाल बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए इसका दैनिक जीवन में उपयोग तो है। अगर हम प्रैक्टिकल में तुमसे पूछें कि बताओ 22/7 अगर पाई को बोला जाता है तो पाई कैसा नंबर हुआ, तो कह दो ये भिन्न हो गया। लेकिन पाई है क्या असल? पाई आया कहां से? किसने बताया पाई के बारे में? कैसे निकाले पाई हम? अगर ऐसा बच्चा जो नहीं जानता है अच्छे से गणित को, उसको समझाना है तो क्या समझाओगे पाई के बारे में? क्या है पाई? चलो, अब परिमेय संख्या और अतिरिक्त बताओ हमको, जो नहीं जान रहा बच्चा उसको बताना है। ऐसा समझाओ कि वो समझ जाए। बताओ। गुड्डी, प्रियांशु, सोनी कुमार, आप कुछ आंसर दो। थोड़ा अलग अलग सुनने का आंसर है, अलग तरह से इसका जवाब होना चाहिए। हेमा बताओ, नेहा बताओ, रूबी बताओ, पूजा बताओ, कविता बोलो। तुम सब लोग में से कोई नहीं बोल रहा है। देखो, नहीं। अच्छा चलो बता, तुम सबको चूड़ी के बारे में पता होगा, जो तुम लोग के हाथों में पहनी जाती है, चूड़ी। चूड़ी पता है? हाँ कविता बोलो, बताओ। अभी तुम्हारा क्या होता, तुमको पाई के बारे में नहीं पता? पाई के बारे में पूछ रहे, पाई है क्या? भिन्न के रूप में लिखेंगे, ठीक है, भिन्न संख्या है, ये भी ठीक है। और 22/7 होता है, ये भी ठीक है। किसी का कहना 3.14 होता है, वो भी ठीक है। मगर मेरा सवाल है पाई है क्या? जिसको 3.14 लिखे या 22/7 लिखे, ये क्यों लिखा 22/7? ये सवाल है मेरा। जवाब सुन लो, याद रखना, भूलना नहीं। हम क्यों है पाई का मान उतना, सो पूछ रहे हैं, वो हम बता दें। चलो, हम तो बता रहे हैं, सुन लो। लेकिन हम दोबारा कभी पूछेंगे, याद रहना चाहिए। कोशिश करेंगे कि आसानी से समझ में आ जाए, और आसान है इसलिए समझ में आ जाएगा। तुम्हारे आसपास जितनी भी कोई ऐसी चीज है जो गोल है, गोल समझ रहे हो ना? कोई भी चीज जो गोल होगा, तो उस, अगर तुम्हारे हाथ में चूड़ी है, चूड़ी है, तो उस चूड़ी का जो गोलाई है उसको नाप लो। किसको? गोलाई को। और उसका त्रिज्या नाप लो। त्रिज्या तो मालूम है क्या होता है? त्रिज्या नहीं, व्यास। व्यास, व्यास क्या होता है? सीधा, जो केंद्र से होके गुजरने वाली सीधी रेखा। किसी भी वृत्त के बीच में केंद्र होता है, पता है ना? और उस केंद्र से होकर के जो सीधी रेखा, सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरेगी, सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, सीधी रेखा,
और उसका दोनों अंत बिंदु वृत्त पर ही होना चाहिए, है ना। दोनों अंत बिंदु किस पर हो? वृत्त पर हो। और वो रेखा कैसी हो? सीधी हो, सरल हो, टेढ़ा बुकला नहीं, घुमा फिरा नहीं हो, एकदम स्ट्रेट। तो वो जो होगा वो तुम्हारा व्यास है। तो इसका मतलब जो पूरी गोलाई है किसी भी गोल आकृति की, चाहे तुम्हारी चूड़ी हो या फिर जैसे देखो मेरे यहाँ पे झंडा है, ये गोल नहीं लेकिन इसका पेंटी देखो, ये गोल है ना गोल। ये तो झंडा है लेकिन ये कैसा गोल है ना। इसकी गोलाई जो ये है बाउंड्री, इस गोलाई का, और बीच से जब ये गुजरेगा तो अगर उसकी लंबाई हम निकाल लें, मिसाल के तौर पे देखो दूसरा उदाहरण, ये देखो ये क्या है, ये भी गोल सा है, चाय रखने वाली कप जो आती है उसके लिए है, मान लो ये भी तो गोल है ना। इसकी गोलाई, और ठीक बीच बीच से एक लाइन खींच दें, अगर हम खींच के तुमको इस पर दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। शायद पता नहीं चले, बहुत हल्का है, लकड़ी पे लिखा हुआ है। दिख रहा है ये बीच का लाइन, दिख रहा है बीच का जो खींचे हैं अभी हम, दिख रहा है ना, एक लाइन खींचे है ना हम। तो वो लाइन जो गुजर रही है बीच से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है? बीच बिंदु से, देखो दिख रहा है। हाँ, तो वो जो रेखा है, अब ये आकृति इससे थोड़ा बड़ी है, देखो ये भी गोल है, इसमें भी ये काम कर सकते हैं। तो किसी भी गोल आकृति में, कोई भी गोल आकृति हो, है ना, जिसकी चारों तरफ की परिधि को नाप लें हम, गोलाई को नाप लें हम, और सीधा रेखा जो बीच से गुजरता है जिसको व्यास बोलते हैं उसको नाप लें हम, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 22/7, और वो दोनों अनुपात एक ही होगा, एक जैसा होगा, एक बराबर होगा। चाहे तुम वो ठंडा की बोतल आती है, उसमें जो ढक्कन होता है छोटा सा, कितना छोटा गोल होता है, उसको देख लो। वो भी, चाहे तुम्हारे पास कोई सामान हो, कोई भी सामान, अभी यहाँ पर ये रखा हुआ है, हम दिखाए थे पहले, याद होगा, तो ये भी गोल है। इस घड़ी का भी अगर गोलाई का वैसे ही निकाले तब भी, बगल वाला ये है गोल, इसका भी निकाले अगर तब भी, कुछ भी अगर ऐसा है, कुछ भी ऐसी चीज जो गोल है, ठीक है ना, कुछ भी तुम्हारे चारों तरफ ऐसी चीज जो गोल है, उसकी गोलाई को निकाल लो, और ठीक बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा, उस लंबाई को निकाल लो, है ना। और जब दोनों को काटोगी तो उसका रेशियो 22/7 के बराबर आएगा। समझे कुछ? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पाई बोलते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। इसी को पाई बोला जाता है। किसी भी गोल क्षेत्र की गोलाई यानी परिधि, और बट्टे उसका व्यास, सीधा स्ट्रेट जो केंद्र से गुजरने वाली रेखा है, दोनों का अनुपात वही होगा जो पाई है, उसी को पाई बोलते हैं। तुम अपने मन से एक धागा ले लो, बोर्ड पे बताएं इसको, चलो बोर्ड पे भी देख ही लो, एक ही चीज है, बोर्ड पर भी देखना तो वही चीज रहेगा, बट हम इसको 2 कलर से कर देंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए थोड़ा आसानी के साथ। कोशिश करते हैं। दिख रहा है ये बोर्ड? ये क्या है? ये जो लंबाई है ना, अगर इस लंबाई की बात करें, इसका नाम दे देते हैं हम ए, और इस पॉइंट का नाम यहाँ हम दे दे रहे हैं बी। तो लेंथ ऑफ ए बी, इधर से उधर से नहीं, पूरा इंटायर, पूरे सर्किल की परिधि की बात कर रहे हैं। एक साइड इधर से होगा, एक साइड इधर से निकालेंगे, है ना। लेंथ ऑफ ए बी बोल रहे हैं तो बी तक ऐसे, लेंथ ऑफ ए बी जब बोले तो ये तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर हम लेंथ ऑफ बी ए कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेंथ ऑफ बी ए। तो बताओ पूरा हो गया ना?
इसका जो भी मेजरमेंट है, मान लेते हैं ये x हो गया, मान ले ये x है, ठीक है। हाँ, और ठीक इसके केंद्र में ये एक बिंदु है, यहां से इसको हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, मान लो कुछ भी नाम दे देते हैं इसका हम, के एल। तो ये जो के एल की जो लंबाई है वो मान लो y है, के एल की लंबाई y है। तो अब दो आकृति तुम्हारे सामने है, एक ये पूरा गोलाई है, और ये सिर्फ बीच की लंबाई है, जो केंद्र से गुजर रहा है वो से गुजर रहा है, ठीक है। तो हम जो अनुपात निकालते हैं ना, x बट्टा वाई निकालेंगे तो यही होता है पाई। और ये किसी भी गोलाई के लिए है, दुनिया का कोई भी गोल क्षेत्र ले आओ, कोई भी, ये ढक्कन है, इस ढक्कन की गोलाई को देख लो, इसका भी वही होगा। जो हम इसका निकालेंगे अनुपात, तो ठीक उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से तुम किसी और चीज का निकालोगे। अभी तुमको हम बोले, मान लो केंद्र का अनुपात नहीं, ये देखो ये बोतल है, इस बोतल का ढक्कन होगा, है ना। इसका भी अगर गोलाई ऐसे निकाले और बीच का ऐसे निकाले, तो देखो हम निकाले ये पूरे गोलाई की लंबाई कितना है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी है, जो भी हो हम उसको एक्स मान लिए हैं, मान लिया ना एक्स, तो वो एक्स हो गया। और यहाँ बीच से सीधा लंबाई जो है उसको वाई माने हैं, नहीं माने भाई। तो इस पूरे गोलाई का जो लंबाई है वो निकाल लो, और इसका सीधा लंबाई वो निकालो भाई, तो एक्स बट्टा वाई आ गया ये। इस अनुपात को पाई बोलते हैं हम, किसी भी आकृति के लिए, कुछ भी आकृति के लिए, ठीक है। ये जो अनुपात होगा वही पाई कहलाता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो उसको याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है। कोई भी तुम अपने मन से उदाहरण ले लो, उसमें तुम ये देखोगे कि उस पूरे गोलाई का जो परिधि है वो, और उसका जो बीच क्या है वो, दोनों लंबाई, यानी कौन, हाँ, उसका अनुपात जो होगा वो पाई होता है। कोई दिक्कत? चूंकि पाई एक उदाहरण में पूछ लिए थे इसलिए हम समझाए, और कोई मुद्दा नहीं था इसके पीछे। पाई का मतलब दोनों परिधि और व्यास के अनुपात को ही क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, ठीक है। इसको लिख भी लो, इसको लिख भी लो कि किसी भी, हम लिखा देना, लिख लो, दो लाइन है, लिखा जाएगा। किसी भी वृत्ताकार आकृति में, किसी भी वृत्ताकार यानी वृत्त वाले आकार में कोई भी हो, किसी भी वृत्ताकार आकृति की परिधि, की परिधि, और उसके व्यास का अनुपात पाई होता है, पाई होता है। याद रहेगा? अब नहीं भूलोगी? ऐसे रैंडमली कभी किसी से पूछेंगे, देखते हैं किसको याद रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। तो ये तुम्हारा भिन्न संख्याओं को समझाते हुए हम एक उदाहरण लिए थे पाई का, जो डेली, चूंकि आगे लिखा था दैनिक जीवन में उपयोग, तो दैनिक जीवन में उपयोग का मतलब क्या, जिन चीजों का डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हो। तो पाई एक ऐसी ही ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी ही संख्या है जिसका इस्तेमाल हर गणित पढ़ने वाला बच्चा करेगा ही। पूर्णांक को तीन हिस्से में, पूर्णांक को तीन हिस्से में बांटते हैं। कितने हिस्से में? हम उसको भी तुमको बोर्ड पर लिख के दिखा दे रहे हैं, एक बार ध्यान रखना। हम बोर्ड, हाँ, ये पहले से ही लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, इसको भी हम मिटा ले रहे हैं 2 मिनट। ये कल वाला था, ये बोर्ड खुला गया, इसको लिख देते हैं, कोई नहीं। हम बात कर ले रहे हैं अभी इसके बारे में, किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में बोलेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में इंटेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेजर।
और इसका हिंदी क्या होता है? पूर्णांक। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसको तीन हिस्से में बांटा गया है। एक होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। एक होता है जीरो। और इसके अलावा क्या है? जीरो के अलावा एक जीरो हो गया। और एक होता है निगेटिव। और एक होता है पॉजिटिव। दिख रहा है साफ साफ? हम इंटीजर के या पूर्णांक को तीन हिस्से में बांटे हैं। एक हिस्सा निगेटिव इंटीजर है। सब में इंटीजर लग जाएगा। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तीन तरह का इंटीजर है। तो इसको हम लिखने के लिए, समझने के लिए माइनस और कैपिटल आई लिखते हैं। और इसको समझने के लिए प्लस और आई लिखते हैं। इसके लिए कुछ नहीं लिखा है, तो जीरो खाली जीरो होता है। जीरो का अपना अकेला कोई वैल्यू नहीं है। पता है ना? इस तरीके से इसको हम बांटेंगे तो जितना निगेटिव नंबर है सब होगा, लेकिन होल नंबर में कोई पॉइंट नहीं होगा। जैसे -1, -2, -3। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी। यहाँ तक जितना भी नंबर है सब मेरा पूर्णांक है, लेकिन निगेटिव। और सेम यही बात इसके साथ है। +1, +2, +3, डॉट 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 लेते हुए कहाँ तक? प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी तक। समझने के लिए समझो, ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर प्लस इंफिनिटी है। इससे बड़ा कोई नहीं। और ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा कोई नहीं, माइनस इंफिनिटी। ये बेचारा कुछ भी नहीं करेगा ना। प्लस जीरो से कोई फर्क पड़ने वाला है ना, माइनस जीरो से। किसी भी नंबर में प्लस जीरो जोड़ दो, कुछ होगा? या माइनस जीरो कर दो, कुछ होगा? कुछ होने आने वाला है नहीं। इसीलिए वो वैसे ही रहता है अपनी जगह, उसका कोई दूसरा मान उसका नहीं है। समझे ना? तो ये हम बोलते हैं किसके बारे में? इंटेजर के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटेजर की। बात करते हैं। क्या हुआ? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया गया हो, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कुछ ही नंबर होता है, हम उसको समझा दे रहे हैं तुमको। याद रखो, ऐसा कुछ नंबर है जो परिभाषित नहीं है। इसको अगर हिंदी में लिखना है तो बोलेंगे अपरिभाषित। क्या है ये? अपरिभाषित, जिसको किसी ने परिभाषित नहीं किया हो। अंग्रेजी वर्ड इसके लिए लिखते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, जिसकी व्याख्या नहीं की गई हो। कौन सा आकृति है? ये है। और इसका कुछ नंबर में उदाहरण भी तुमको दे रहे हैं, जिसको याद रखना। इसमें कौन सा नंबर आता है? इसमें नंबर आएगा कोई भी ऐसा नंबर, जैसे 0 गुना इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पावर 0, 0 का पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी बट्टा इंफिनिटी, 0/0। ठीक है, आपको ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? तो सिंपल सी बात है, हमको कुछ लॉजिक जानना पड़ेगा इसके लिए। जीरो के बारे में हम जानते हैं, जीरो स्पेशल कैरेक्टर है। पता है ना? जीरो का ये गुण है कि जिससे गुना होगा उसको जीरो करेगा। पता नहीं ये बात? जीरो किसी भी नंबर को गुना करके जीरो कर देता है। और इंफिनिटी किसी भी नंबर को गुना करके सबसे बड़ा नंबर बना देगा, क्योंकि इंफिनिटी सबसे बड़ा है। अब ये भी गणित का नियम है कि जीरो किसी को जीरो करेगा। ये भी गणित का नियम है, ये सबसे बड़ा नंबर बना देगा। अब अगर दोनों को साथ में ले आए तो किसकी बात मानी जाए? जीरो की बात मानेंगे तो इन्फिनिटी की बात खत्म। ये कहता है जीरो कर देंगे, ये कहता है हम हीरो कर देंगे, सबसे बड़ा ये बनाएगा। ये कहता है सबसे छोटा हम बना देंगे, ये जीरो बना देगा। अब ये कहता है सबसे बड़ा हम बना देंगे। अब इसकी माने कि इसकी माने, तो लड़ाई झगड़ा से दोनों का लड़ाई झगड़ा छुड़ा देंगे कि भाई तू अपने घर जा, ये अपने घर जा, दोनों एक साथ मत रह। एक जंगल में एक ही शेर रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। समझे कुछ? इसीलिए ऐसा कोई नंबर जो 0 गुना इंफिनिटी हो गया, उसको हम कुछ भी नहीं मानते हैं। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसको कोई गणितज्ञ, कोई भी मैथमेटिशियन कुछ भी वैल्यू नहीं देता है। कहता है इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, जिसका कोई माने मतलब नहीं है। ठीक है, ये ऐसा सवाल है जैसे हम तुमसे बोले कि
अभी जैसे बहुत सारा ऐड आता है, देखते हो, हंसी मजाक वाला। अब जैसे बोलेंगे, मान लो कि कविता के पास 75 करोड़ रुपया है, तो कोई तुमसे कहेगा कैसे मान लें। ठीक है, रूबी कहेगी, हेमा कहेगी कैसे मान लें 75 करोड़, हेमा कहेगी हम तो घर भी गए हुए हैं, हम जानते हैं नहीं है 75 करोड़। हम कह रहे मान लेना, मानने में क्या है, तो कहे, अच्छा ठीक है हम मान लिया। फिर हेमा कहेगी आप ये मान लीजिए कि वो 75 करोड़ में से 70 करोड़ हमको दे दी। ओके, हम कैसे मान लें, कह रहे हैं आप मान लीजिए ना, मानने में क्या है। तो सब मानते रहे, मानने से कुछ होगा? बेचारी कविता को ना 75 करोड़ हुआ है अभी, और ना हेमा को 70 करोड़ मिलने वाला है। इसलिए ये सवाल बेकार है, जब तक 75 करोड़ होगा नहीं, ये दोनों सवाल जवाब आधा अधूरा है, इस पर फोकस नहीं कर सकते। क्या कविता, हेमा सही बोले या गलत बोले? 75 करोड़ हो गया, तुम उसको 70 करोड़ दे दी। तो जिस एक उदाहरण को हम किसी भी व्याख्या में नहीं ला सकेंगे, जिसकी कोई परिभाषा नहीं करी जाएगी, वो चीज अपरिभाषित होगा। तो इसमें से जीरो की बात मानेंगे तो सबको जीरो करता है, इन्फिनिटी की बात सबको इन्फिनिटी बनाता है, सबसे बड़ा। इन दोनों को साथ ला करके कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, इसको अर्थहीन मानते हैं हम। इसी तरीके से इन्फिनिटी का पावर जीरो, हम पढ़े हैं, तुम लोग पढ़े होगे 8वां क्लास में, किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है तो संख्या एक हो जाती है ना। तो अगर इंफिनिटी का पावर जीरो है तो इसको भी एक होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी कभी एक नहीं होगा, ये जो सबसे बड़ा नंबर एक का ही होगा, इसीलिए ये बात भी नहीं चलेगी। अब यहाँ जीरो का पावर इन्फिनिटी है, किसी भी नंबर का पावर इन्फिनिटी कर देंगे अगर, तो खुद सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। एक दो उदाहरण बगल में हम देख लेना, जैसे देखो, अगर मान के चलो एक का पावर जीरो किया, दो का पावर जीरो किया, ठीक है, 15 का पावर जीरो किया, किसी का नंबर भी जीरो किया तो वो एक हो जाएगा। पता है ना, ये नियम पढ़ा होगा। तो इसीलिए इसके हिसाब से इसको भी एक होना चाहिए था, लेकिन ये कभी एक नहीं होगा, इन्फिनिटी कभी भी एक नहीं होगा, क्या हम एक का ही होंगे, हम तो सबसे बड़े नंबर है। लेकिन इसका नियम है कि जिसका पावर जीरो वो एक होगा, ये नहीं मानेगा इसको। इसी तरीके से किसी भी नंबर का पावर, जैसे मान लो अगर कोई एक्स बोल दिया, एक्स का पावर इन्फिनिटी है, कोई अगर वाई बोल दिया, वाई का पावर इन्फिनिटी है, कोई अगर 75 बोल दिया, 75 का पावर इन्फिनिटी है, कोई अगर 50 बोल दिया, 50 का पावर इन्फिनिटी है, कुछ भी, तो सीधे इसके आगे कोई नंबर नहीं मेरे पास, इससे बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है, हम सीधे बोलेंगे इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर। तो ये सबसे बड़ा बनाता है, तो इसके हिसाब से जीरो का पावर इन्फिनिटी सबसे बड़ा होगा, लेकिन जीरो तो अपने आप में छोटा नंबर है। इसीलिए क्या होता है कि इस सब पे जाकर के समझो तर्क फेल हो जाएगा, तो इसको हम तर्कहीन बोल देंगे, तर्क नहीं है यहाँ पे काम करने वाला, तर्कहीन बात हो जाएगी, इसलिए मीनिंगलेस है ये। क्या बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में? मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं, इन हिंदी अर्थहीन। तो दिक्कत समझने में इसको, अब क्या है किसी को समझने में दिक्कत, इसीलिए मेरा इंटीजर है, इंटीजर में ये सारे सेक्शन कैसे, इस सब का कोई वैल्यू नहीं है, इस सब अर्थ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, सबको हटा के रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हम फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो बोले हुए थे, पाई क्या है समझ में आ गया। अब हम पाई से और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाई तक तो हम देख चुके थे पाई क्या है। अब इसके आगे हम चल रहे हैं, मेन हमको समझाना था जो टॉपिक, हम वहां पे आ जा रहे हैं। तो भिन्न को हम कितने अर्थ में बांटें? तो भिन्न को हम दो अर्थ में बांटेंगे। कितने अर्थ में बांटेंगे? दो अर्थ में। एक भिन्न होगा जो शांत होता है, और एक भिन्न होता है जो अशांत होता है। ये तो नाम सुना होगा, शांत अशांत। तो शांत अशांत कौन सा भिन्न है बताओ? शांत भिन्न और अशांत भिन्न कौन सा भिन्न होगा, कोई बताएगा? बताओ। शांत भिन्न कैसा भिन्न है, अशांत भिन्न कैसा भिन्न है? किसी को नहीं पता? ऐसा नहीं है, किसी को कैसे नहीं पता होगा, कोई तो बोलो। देखो शांत भिन्न वो भिन्न, अच्छा प्लस वाला शांत होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई अर्थ नहीं है, प्लस वाला और माइनस वाला, ऐसा जवाब नहीं होगा। हाँ, ये भिन्न हो गया। भिन्न जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन।
दिख रहा है ना, भिन्न होता है फ्रैक्शन। और इस भिन्न को जो बांटेंगे तो दो तरह से बांटेंगे, एक होगा शांत और एक होगा, अगर एक भी समझ में आ गया, शांत अगर समझ में आ गया तो अशांत तो अपने आप समझ में आ जाएगा ना, ठीक उल्टा है उसका। तो शांत और अशांत क्या है? शांत को हम समझने के लिए तुमको माइंड में याद रखो, किसी को बोलना नहीं, अपने मन में। शांत असल में शांत है, शांत समझ रहे हो ना? जो शांत आदमी होगा, कुछ अगर उल्टा पुल्टा ही बोल दोगे तो बेचारा बर्दाश्त कर लेता है, पलट के जवाब नहीं देता है, होता है ना। अब कुछ झगड़ालू टाइप का होता है, तुम ये बोला क्यों, तुमने ऐसा कहा क्यों, तुमको छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर वाले को भी देख लेंगे, होता है ना। दो तरह का व्यक्ति होता है, जो शांत स्वभाव का आदमी है उसको जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ये बेचारा शांत है, समझ लो, ये पूरी तरह कट जाएगा, ये आगे नहीं बहस करेगा। जैसे इसको हम अगर अंग्रेजी के वर्ड का यूज करें तो क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेट बोलते हैं, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग। हाँ बोलो। टर्मिनेटिंग नहीं दिख रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग हो गया और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्म का मतलब देखो, टर्म पद, टर्म किसको बोलते हैं? पद, यानी कहीं पे जाके खत्म हो जाएगा किसी पद पर, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, लास्ट पॉइंट, लास्ट टर्म आ जाएगा इसका। और ये जो है नॉन टर्मिनेट, इसका टर्म नहीं आने वाला है, चलता रहेगा, इसका इसका जो टर्म है लास्ट नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, लेकिन इसका लास्ट टर्म आ जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ? लो देखो आप, अब इधर वाला देखो, ये इसको नॉन टर्मिनेटिंग को एक और वर्ड है रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल, कभी अंत नहीं होने वाला दशमलव। कोई दिक्कत है इसमें? देख लो, पूरा बोर्ड तुम्हारे सामने है, दिख रहा है? ब्लू वाला ठीक से नहीं दिखता होगा, चलो हम इसको हटा रहे हैं, लिख लिए ना। अब इसको ध्यान दो, इस पर अगर हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की, जैसे देखो 5/2, ठीक है, 3/2, 1/2, दिख रहा है नंबर? 1/3, 2/3, 5/3, क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर सबको पता है, कितना होगा? 2.5 होगा ना? कोई दिक्कत? और आगे कटेगा या कट गया? ये और आगे भी कटेगा कि हो गया इसका? आ गया ना फाइनल वैल्यू? इसका कितना आएगा? 1.5, या और आगे जाएंगे? और आगे जाएगा कैसे? 2 1 2 कट गया, 1 बच गया, पॉइंट डाले, 10 हो गया, 2 5 10, कट गया, अब क्या बचा हुआ? अब तो आगे नहीं जाएगा। और ये 2 से 1 नहीं कटेगा तो 0 डाल दिया, पॉइंट डाल दिए, 10 हो गया, 2 5
10। ये पूरी तरह कट गया या कुछ बाकी भी है? फाइनल है ना? अब तो नहीं काटा जा सकता है? तो ठीक है भाई, डन हो गया, अब काटने की आवश्यकता नहीं है, चलो खत्म। इसीलिए इसका टर्म कंप्लीट हो गया, आगे नहीं जाएंगे। इसीलिए क्या है सब, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट कर गया, आगे नहीं जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो गया ना। आगे क्यों जाएंगे, अब हम आगे जाने वाला है ये नहीं है। इसमें देखो आप, 3 से 1 को काट रहे हैं, कटेगा? नहीं कटेगा, जीरो डाला, पॉइंट हो गया, 10 हो गया, 3 तिया के 9, एक बचा, फिर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर एक बचा, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर एक बचा, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तब तक चले, कभी नहीं रुक रहा है। तो हम क्या करें, कितना लिखेंगे इसको, तो हम कर देंगे 0.3 पर डैश, ये रिपीट हो रहा है ना? इधर आ जाओ, इसमें क्या होगा, इसका कलर चेंज कर देना। चलो, 3 से 2 को काटना है, फिर वही बात, नहीं काटेगा, पॉइंट डाल दो, 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 2 बचेगा, फिर 20, 3 छक्के 18, फिर 20, 3 छक्के 18, फिर 20, 3 छक्के 18, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक ले जाए इसको? यहीं पर छोड़ दो भाई, कितना खींच के ले जाएंगे, तो 6 पे डैश आ जाएगा, नहीं ना कटेगा। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या करें हम, 3 एकम 3, पॉइंट, 2 बच गया, 20 हो गया, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, डॉट डॉट डॉट, तो क्या लिखेंगे हम, 1.6 पर डैश। अब बताओ, अगर इसको और आगे ले जाना होगा तो जा सकता है कटते हुए? और आगे जा रहा है ये और आगे जाएगा? ये और आगे जाएगा? किसी का भी अंतिम पद आ गया है? नहीं आया है, इसीलिए टर्मिनेट है, तो इसमें टर्म नहीं खत्म हुआ है, और आगे चलेगा, तो इसमें लगाएंगे नन, ये नहीं, तब लिखेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई दिक्कत है? चलो धन्यवाद, अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी, शुक्रिया। अब हम इसके आगे चल सकते हैं, बोर्ड का काम खत्म हो गया, आगे चले। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में प्रयोग इसका इस तरह होगा, तुम मान के चलो चले गए सब्जी खरीदने के लिए, और तुम्हारे पास कोई सामान का रेट निकालना है। अब बताओ, दैनिक जीवन में मैथ का इस्तेमाल ऐसे ही होता है, कुछ परचेज करना है तो, कुछ डेटा बनाना है तो, तुम, अगर आजकल लॉकडाउन का है, हर घड़ी हर आदमी नहीं निकलता होगा बाहर, क्या होता है कि पूरा लिस्ट बनाते हैं क्या क्या लाना है दिन भर का, है कि नहीं? और एक बार निकल गया, सारा सामान ले लिया, ठीक है, और एक बार सीधे घर चले आओ, क्या है कि उसके बाद जाने का टाइम नहीं है, मार्केट बंद मिलेगा, कोई मिलेगा नहीं, तो बार बार तो जाएंगे नहीं, तो वहां पर जाएंगे तो लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग में सारा जो पार्टिकुलर्स है उसका नाम लिख दिया, पार्टिकुलर्स का रेट है वो लिख दिया, उस रेट के हिसाब से मान लो कोई चीज, अगर मान लो छोटा बच्चा घर में डायपर लाना है, तो 1 पीस तो नहीं लाएंगे ना, तो मान लो तुम अगर 25 पीस लेके आए, तो 25 पीस का क्या रेट लग रहा है, और भाई चीज खुदरा में ले रहे हो क्या रेट लग रहा है, दोनों मिला के देखो, अगर 25 पीस का रेट वही ले रहा है जो खुदरा में एक पीस का ले रहा है, तो क्या फायदा लेकर के, नहीं लेंगे फिर वो चीज, ठीक है। तुमको हम बताएं, हम शैम्पू वगैरह भी खरीदते हैं कभी अगर, तो बेचारा होलसेल वाला दुकानदार वो परेशान रहता है मेरे से, कहता है कि इतना जोर जार करते रहते हैं, आजकल समय रहता है इसका, क्या जोर जार करता है तो आपको तो डिस्टर्ब हम नहीं करते हैं भाई, हम अपना करते हैं ना, तो बोलता है नहीं आइए लीजिए जाइए, तो हम उसको बोलते हैं आप 2 सामान दिखाया भाई, हम दोनों का रेट और दोनों का वैल्यू मिलाएंगे ना। अब जैसे डव शैम्पू आता है, डव शैम्पू सब लोग जान रहा होगा, डव शैम्पू का 2 रुपए वाला पाउच आता है, तो उसका पाउच ले लो पूरा 24 पीस वाला, वो खरीदो, और डब्बा में आता है वो खरीदो, डब्बा में महंगा पड़ रहा है, बड़ा भी है तब भी महंगा पड़ रहा है, और छोटा है तब भी सस्ता पड़ रहा है, तो हम पाउच लेते हैं, बड़ा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज ऐसी है, अब तुम शहद खरीदोगे, शहद जितना बड़ा लो उतना ज्यादा रेट सस्ता पड़ेगा, तो ये सब में तुमको जोड़ घटाओ गुना भाग करना है, तो इसका इस्तेमाल तो हमको करना ही पड़ेगा ना गरी। अब बड़ा क्या शांत अशांत की बात है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 1.666666, तो 1 रुपया 66 पैसा किसको दोगी, कौन लेगा तुमसे 66 पैसा, आता है 66 पैसा? तब तो तुम देखो ना कि तुमको क्या देना है, तब तुम 1 रुपया 66 पैसा नहीं दोगे, 2 रुपया ले लेगा वो,
लेकिन अगर 1 रुपया 33 पैसा कहीं पे आ रहा है तब भी 2 रुपया वही ले लेगा। अरे कभी 66 पैसा अगर आया तो हम उसको 1 रुपया दे दिए, कभी 33 पैसा अगर आ रहा है तो वही कम लेगा हमसे, है ना। तो मिला जुला के एडजस्ट करेंगे, तो जब तक हिसाब तुमको नहीं आएगा क्या होगा, है नहीं लेगा कम, एकदम ले लेगा, कम भी ले लेगा। नहीं लेता है कम, हम लोग से तो ले लेता है। अगर 4 सामान ले रहे हैं किसी से, नहीं लेता है, तो उसको जो है ना मैथ पढ़ाना पड़ेगा एक दिन, है ना, तब वो लेने लगेगा, समझा करके। केशव मैथ पढ़ा दोगे उसको ठीक से। तो कहने का मतलब कि क्या हुआ। हाँ बोलो, कुछ बोल रही थी। नहीं नहीं नहीं, तेज की बात नहीं है। देखो जब काम पड़ता है तो सब तेज हो जाता है, काम नहीं पड़ता है तो सब बकलेल। अभी देखो, अभी जितना भी घर का आदमी है सब जाता है 2 घंटे में, 1 घंटे में सारा परचेज करके आ जाता है। और यही आदमी पहले क्या करता था, दिन भर 5 बार जाता मार्केट, और तब भी कहता उफ ये सामान बचा रह गया, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं था। अब जाता है कहता देखो एक ही बार लाना है सारा सामान, लिख के एकदम आराम से लेके जाएगा। तो सिस्टम से जब काम होता है ना तो काम अच्छा होता है, उसमें तेज या कमजोर नहीं होता है। साइंस कहती है कि कोई बच्चा कमजोर नहीं। वो कहता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को शॉर्ट कर दो तो आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है, इसलिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, खाली करने का तरीका बदलना होगा। हम सामान नहीं बदल सकते हैं कि ये चीज महंगा हो गया, ये चीज। आप क्वांटिटी बदल दो ना, कितना यूज करना है, क्या है जबरदस्ती का यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। ये सब चीज है। तो भिन्न संख्याओं का गणितीय संक्रिया की बात करेंगे अगर ना, तो भिन्न संख्याओं को गणित के रूप में 2 हिस्से में बांटा जाएगा, एक शांत होगा एक अशांत होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आगे जाएंगे, दशमलव संख्या का दशमलव भिन्न का प्रसार कैसे होता है। प्रसार, प्रसार का मतलब फैलाव। और फैलाव को समझने के लिए हम समझेंगे इस तरीके से कि हर संख्या ऐसा ही नहीं होगा जो बोर्ड पे लिखे थे हम। कुछ ऐसी संख्या होगी जिसका कोई आपको आगे क्या आने वाला है पता नहीं चल रहा है, और अगर पता चल भी रहा है कि आगे क्या आने वाला है तो उसको एक जगह ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ब्रेक क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसे 1-2 उदाहरण तुमको हम बोर्ड पर ही दे देते हैं। 1-2 उदाहरण बोर्ड पर हम तुमको दे दे रहे हैं अभी, उसको देखना कैसा संख्या है वो। ये सब तो सिंपल है, देखा। इसको चेंज कर रहे हैं, नए तरह का नंबर। अगर कोई आपसे सवाल करता है, जस्ट ए मिनट, एक नंबर हम लिख रहे हैं, देखो 1.0050005000005000005 एंड डॉट 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 डॉट। अब कोई कहेगा इसको कैसे लिखा जाए, तो बड़ा गड़बड़ है ये। इस पर डैश हम नहीं डालेंगे। देखो एक तक तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन जब लिखा 05 और यहाँ क्या लिखा, 5 तो आया है, लेकिन यहाँ 1 0 का 2 0 आया, और यहाँ 3 0 आ गया, यहाँ 4 0 है, यहाँ 5 0 है। इसका मतलब यहाँ 6 0 आएगा, 6 0 आएगा। ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या एक प्रक्रिया की तरह चलेगी, एक रूप में। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ये रेशनल नंबर है। ये इसमें बहुत सारा बच्चा धोखा खाता है बहुत आराम से। धोखा बिल्कुल नहीं खाना। जब इसका एक ट्रैक दिख रहा है, देखो 1 0 है, यहाँ 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, क्या सिस्टम है, भागा जा रहा है। कहाँ पे लिमिट करें हम इसको, कैसे लिमिट करें हम, नहीं हो पाएगा ये। इसलिए परिमेय के अंतर्गत ये नहीं है, अपरिमेय संख्या है, पहली बात। और भी नंबर हो सकता है। अब देखो 2.0111011011110111111 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या बोले, यही अपरिमेय संख्या है। क्यों, यहाँ देखो
एक बार बनाया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, फिर 5 बार आया, फिर 6 बार आया, है ना। इसका एक पैटर्न है, लेकिन एक नियमता नहीं है ये। कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, इस तरह का नंबर परिमेय के अंदर आएगा। यही चीज परिमेय में अगर होता तो ऐसे नहीं रहता ये, ठीक है। वो 8वां में पूरा दिया हुआ है, ठीक से देखना। इसलिए जब इस तरह का नंबर मिलेगा, ये तुम्हारा अपरिमेय है। रिकरिंग तो है ही है, नहीं खत्म होने वाला है ही, इसी नॉन टर्मिनेटिंग है। बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इंड नहीं होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन खाली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहेंगे, बल्कि अप्रमेय संख्या रेशनल नंबर भी है ये, ठीक है। ये रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर में भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पहले जो निकाले थे इसी के नीचे, जैसे क्या निकाले थे 1/3, ये क्या आ रहा था, 1/3 को जो सॉल्व किया तो क्या आ रहा था, याद है ना। 1/3 को छोड़ो, हटाओ, 3/3 है। तब क्या आएगा, 3 के 9 पॉइंट 1 बच गया, 10 हो गया। 3 तिया 9, 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 3 तिया 9। इसको भी ऐसी है चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है उसी तरह, लेकिन इसको लिमिट करेंगे हम, लिखेंगे 3.3 पर डैश, यहाँ नहीं बनेगा डैश, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या 3 आ रहा है बार बार, एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा है इसमें। इसमें आ रहा है 1 बार बार आ रहा है, लेकिन अलग तरीके से। ये 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 1 है कि नहीं। ये अलग तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, और ये एक ही चीज बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरा है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी, इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। दोनों में अंतर है कि नहीं, दोनों का दोनों टर्मिनेटिंग है, दोनों का दोनों शांत दिन हुआ, लेकिन एक परिमेय हो गया, मतलब एक सिस्टम से चल रहा है, नियम से चल रहा है। ये हर जगह अपना एक काम क्या कर रहा है, एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं हो रही है। अर्पिता कुछ प्रेजेंट कर रही हो, क्या है। हाँ, ये 3.33, ये 3.33 ना। ये हम तुमको बोले हैं कि देखो, ये जो कट रहा है बार बार एक ही चीज, नहीं कटा पूरी तरह नहीं कटा, तो ये अशांत हो गया। क्या है ये, अशांत हो गया। जो अशांत हम पहले भी देख चुके हैं, अशांत भिन्न तो है, लेकिन इस अशांत भिन्न के अलावा, अशांत भिन्न तो है ही अपनी जगह, लेकिन अशांत भिन्न ये भी पता है कि कौन सा नंबर आएगा, ही आएगा। तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, रिपीट कौन कर रहा है ये पता है हमको, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पता उस तरीके से नहीं है। हालांकि पता यहाँ भी है कि 1 आया, 1 1 आया, 1 1 1 आया, मतलब इसका ट्रैक अलग है, ये बढ़ भी रहा है और अलग तरीके से बढ़ रहा है। और ये जो बढ़ रहा है एक नेचुरली बढ़ रहा है हर जगह, तो इसको हम लिमिट कर देंगे। दो इतने सारे में इसका अर्थ आ गया, इसको इतना छोटा में नहीं लिख सकते थे हम, इसको लंबा लिखना ही पड़ेगा। इसलिए क्या है, मेरा अलग टाइप का नंबर है, हालांकि दोनों का दोनों अशांत है, दोनों का दोनों भिन्न है, दोनों अशांत भिन्न है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या में आया और ये परिमेय संख्या में आया, क्योंकि इसका एक पैटर्न है और इस पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। और ये अपने ये पैटर्न पे नहीं है, ये कुछ भी आया जा रहा है, पता नहीं आगे कितना एक आएगा, ठीक है। अभी कोई दिक्कत है, आगे चलें। चलो ठीक है, आगे चल रहे हैं। हाँ, टाइम होने वाला है बस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर थे, समझ में आ गया, दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या के प्रसार हो गए। इसके बाद दशमलव संख्याओं पर संक्रिया है। संक्रिया का मतलब नियम है, हम पहले भी आप लोग को बताए होंगे, याद है, क्लासरूम के अंदर की बात है, जब बोले थे संक्रिया का मतलब क्या होता है, नियम। नियम को संक्रिया बोलते हैं, कोई भी नियम हो, कोई भी संक्रिया होगी, नियम है वो।
तो दशमलव संख्याओं के नियम क्या है? तो दशमलव संख्याओं के नियम का मतलब है इन चीजों को सॉल्व करने का क्या नियम है? इनको सॉल्व करने का वही नियम है कि जो संख्या पूरी तरह से नहीं कटी और एक ही नंबर को रिपीट बार बार कर रही है, जैसा कि अभी लिखा था 10/3 को, वो आ रहा था 3.3333 एंड अनडाउटली लिमिट में नहीं था, वो चल रहा था। तो उसके लिए था कि उसको लिमिट करेंगे हम, 3.3 लिख करके छोड़ देंगे, डैश दे देंगे, है ना? ये नियम हुआ। इसी तरीके से ऊपर वाले के लिए था, वो भी लिमिट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको उसको 0.01 वन पे डैश डाल दे, ऐसा नहीं होगा। जीरो के बाद वन पे डैश डालने का मतलब कि वन आ रहा है नीचे वाले की तरफ, जबकि ऐसा नहीं है वहां। तो हमको लिखना पड़ेगा 0.1, फिर 0.1, फिर 0.111, फिर 0.111, फिर 0.11111, मतलब एक लिमिट नहीं कर पा रहे हैं उसको, है ना? तो वो उस लिमिट के दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको वैसे नहीं लिखेंगे। संक्रिया के बारे में ये है। इसके बाद है, कल इसको हम खत्म कर पाएंगे चैप्टर को। इसमें इबारती प्रश्न और प्रकार है, दैनिक जीवन में भिन्न एवं दशमलव भिन्न संख्या है। आज भर क्लास था या कल कल भी है? कल मेरा क्लास है, 4 तक था शनिवार। तो कल हम इसको खत्म कर देंगे और आज इस पर हम पीडीएफ भेज देंगे। बाकी जो वीडियो बन, हाँ तो हम वीडियो बना, अभी इसमें वीडियो बनाएंगे। हाँ बोलो। अभी अभी हम वीडियो बनाएंगे, वो हम भेज देंगे। तुम सब लोग बाकी 3 वीडियो इस पे बना है तुम्हारे क्लास पे, और पूरा यूनिट इसमें खत्म है तुम्हारा। तीनों को देख लेना दोबारा, जब भी हो रिपीट कर लेना। उसमें डायरेक्ट लाइव क्लास है, ठीक है? ये भी आज लाइव क्लास में चला जाएगा। अभी हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने घर में रहो, कहीं नहीं निकलो, कहीं नहीं बढ़ो, आराम से रहो। चाहे फंगस हो या कोरोना, सबसे बच के रहो, घर में रहो, ठीक है? चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल। और किसी और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज देना।